नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप अगर कुछ अच्छा ही के अच्छा देखना चाहते हैं, तो आपके पास में आज बहुत से चैनल टीवी में भी हैं, यूट्यूब में भी हैं। मगर अगर आप सच्चा कुछ सुनना चाहते हैं, तो चैनल में बने रहिए, देखते रहिए जनशोध। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज राष्ट्रपति श्री माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पूरा कार्यक्रम हुआ, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भी शामिल हुए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, परंतु ये गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। तब से हम गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं। यह वह अवसर भी होता है जब सरकारें अपनी उपलब्धियों को देश को बताती हैं, देश किस जगह पहुंचा है यह देश को बताती है। और पत्रकार होने के नाते से, मीडिया होने के नाते से, न्यूज़ चैनल होने के नाते से मीडिया का भी फर्ज बनता है कि वो भी देश को बताए कि आखिर देश किस पोजीशन में है। यह पूरे देश का एक सिंहावलोकन करने का भी समय है, जब वो देखे कि वो आखिर इन 75 सालों में, गणतंत्र बनने के 75 सालों में किस पोजीशन में खड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत किया और उन्होंने देश के नाम उद्बोधन दिया। अपने उद्बोधन में उन्होंने मणिपुर हिंसा की भी बात कही और महिलाओं के प्रति अत्याचार जो हुआ उसके भी जिक्र उन्होंने किया। साथ ही कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में हो रही है और वहाँ शांति कायम हो रही है। इसके बाद उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को और देश में हुए बदलाव को बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 4 लाख करोड़ घरों को हमने 4 लाख करोड़ लोगों को आवास देने के लिए खर्च किया है। 10 लाख करोड़ किसानों को सब्सिडी देने के लिए हमने प्रावधान किया है। मुद्रा लोन के माध्यम से 8 करोड़ लोगों ने अपना कारोबार चालू किया है, जिसमें उन्होंने खुद तो स्वावलंबी बने ही, रोजगारवित हुए ही हैं, उन्होंने अन्य लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई को 3.5 लाख करोड़ देकर हमने कोरोना काल में भी बचाया। वन रैंकिंग वन पेंशन को भी, जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, उसे भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किया है। 13.5 करोड़ गरीब परिवार, उनके अनुसार इन 5 सालों में ही गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मिडिल क्लास में प्रवेश कर गए हैं। ये भी उन्होंने बात रखी। 2 लाख करोड़ जल जीवन मिशन के लिए दिया। आयुष्मान भारत में 70,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे लोगों के छोटे मोटे और बड़े भी इलाज किए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जो कि पूरे जो जल का है एक मैनेजमेंट देखने का काम कर रहा है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से लोगों को तैयार कर रहा है। मत्स्य पालन विभाग समुद्र तट का इतना बड़ा एरिया को अभी तक नहीं देख पाया था। हमारी सरकार ने इस पर ध्यान देकर इसे बढ़ावा देने में काम कर रहा है। मत्स्य
अंतरिक्ष विभाग आज इस पूरी मुहिम को युद्ध स्तर पर कर रहा है। हमने अलग से सहकारी मंत्रालय बनाया जिसके माध्यम से पूरे देश में सहकारिता का एक आंदोलन चल रहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम 2014 में विश्व में 10वें नंबर पर थे, हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर में थी, आज हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। भ्रष्टाचार के राक्षस को हमने मिटाने का काम किया है। उन्होंने इसके बाद अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि लगभग पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ दिया जाता था, 9 साल से हम उन्हें 100 करोड़ दे रहे हैं। स्थानीय निकायों को पहले 70,000 करोड़ दिया जाता था, अब हम 3 लाख करोड़ दे रहे हैं। आवास के लिए पहले 90,000 करोड़ दिया जाता था, अब हम 4 लाख करोड़ आवास के लिए ही दे रहे हैं। यूरिया में हमने सब्सिडी किसानों को डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम के माध्यम से 10 लाख करोड़ की सब्सिडी जो दी है उसे किसानों की स्थिति अच्छी हुई है। मुद्रा लोन की वजह से, मुद्रा योजना की वजह से 8 करोड़ नए कारोबार लोगों ने प्रारंभ किए हैं, जिसमें वो खुद तो स्वरोजगारित हुए ही हैं, उन्होंने अन्य लोगों को भी रोजगार दिया है। विश्वकर्मा जयंती पर हम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 13 से 15 करोड़ के बीच की होगी, जो लोगों को जो कि हथियारों से, औजारों से चीज़ें बनाते हैं उनको स्किल्ड करेगी, जिसमें कि वो अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे। पीएम सम्मान निधि हमने लोगों को दी है। जल जीवन मिशन में 2 लाख करोड़ हमने खर्च किया है, जिससे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सका है। आयुष्मान योजना में हमने 70,000 करोड़ खर्च किए हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल पाई हैं। पशुधन में हमने 15,000 करोड़ खर्च किए हैं, जिसमें उनको टीकाकरण का काम हमने किया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से हमने लोगों को कम कीमत में दवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है और उसमें हम सफल रहे हैं। 10,000 जन औषधि केंद्रों को हम बढ़ाकर 25,000 करने की ओर आने वाले समय में सोच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले केवल 5 सालों में ही हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति, महाशक्ति के रूप में हम उभरेंगे। शहर में भी जो आवासहीन हैं उन्हें भी हम योजना बनाकर घर उपलब्ध करेंगे। बैंक से लोन में इंटरेस्ट में छूट देकर हम इस योजना को पूरा करेंगे। हमने इंटरनेट का डाटा सस्ता करने का प्रयास किया है, जिससे लोगों को इससे लाभ हो सके। आज विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट डाटा हम देश में मुहैया करा रहे हैं। आज सारा विश्व जो महंगाई से जकड़ा हुआ है, इसे हम अपने देश में नियंत्रण में कर पाए हैं। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम अपने संबोधन में लाल किले की प्राचीर से कही। निश्चित रूप से इन सालों में भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की है, चाहे वो सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो। मगर इसके बावजूद भी भारत को एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि जब हम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो स्थिति कहीं अलग नज़र आ सकती है। अगर हम पूरे
जीडीपी की ही बात करें तो इसमें 50% जो है सर्विस सेक्टर सपोर्ट करता है। आईटी की रैंकिंग में अगर हम बात करें तो आज पूरे विश्व में हम 40वें स्थान पर हैं। इनोवेशन की भी बात करें तो भी हम यहीं कहीं दिखाई देते हैं। इंडिया सेक्टर में अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो हम अभी सेकंड पोजीशन में हैं। चाइना इसमें आज भी वर्ल्ड में टॉप में अपनी स्थान बनाया हुआ है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। शुरुआत से हमारे यहाँ कृषि होती रही है और सरकारें भी हमेशा इस बात की दम भरती रही हैं कि उन्होंने कृषि के लिए फलाना किया और किसानों के लिए हमने ये काम किया गया। अगर उस सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तब भी और उसकी रैंकिंग की बात करें तो इंडिया अभी 4th पोजीशन में, हमसे आगे चाइना, यूएस, ब्राज़ील है। अगर इसी सेक्टर में, एग्रीकल्चर के ही सेक्टर में इरिगेशन की बात करें तो इसमें चीन हमसे आगे है। अगर इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी की बात करें तो अमेरिका और कनाडा और चीन इससे हमसे कहीं आगे दिखाई देते हैं। मेडिकल स्टडी की बात करें, अगर मेडिकल स्टडी रैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की नहीं है। वर्ल्ड की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस सेक्टर की पढ़ाई में हम किस पोजीशन में हैं। अगर ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात कर लें सभी विषयों की तो भी केवल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और दिल्ली यूनिवर्सिटी, केवल 2 यूनिवर्सिटी हैं जो कि विश्व के परिदृश्य में अपना कोई मुकाम रखती हैं। केवल ये 2 ही हैं जो विश्व के टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल हैं। हालांकि रैंकिंग में ये भी अभी अपना मुकाम कुछ विशेष बना नहीं पाई है। स्वास्थ्य देखभाल यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो भारत इसमें 195 देशों की सूची में 99वें स्थान पर आता है। ये 2021 का डेटा मैं बता रहा हूँ, जब 195 पर भारत 99वें स्थान पर आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर रैंकिंग देखी जाए तो भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान में आता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि भारत की गरीबी की स्थिति क्या होगी। स्किल डेवलपमेंट की बात करें जो कि प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वे कहते हैं कि इसके माध्यम से हम देश ही नहीं दुनिया के उद्योगों और अलग अलग सेक्टरों की मांग को पूरा करेंगे। तो इसमें भारत पूरे विश्व में 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं पोजीशन में है। मिलिट्री डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया 23वें स्थान पर रैंकिंग करता है। अगर विश्व की टॉप मोस्ट कंपनियों में भारत की शुमारी की बात की जाए तब तो देखकर हालत ही बड़ी अटपटी लगती है। भारत की केवल 2 कंपनियां हैं जो इसमें कोई अपना मुकाम या नाम कमा पाए। एक है आईटी सेक्टर्स में डील करने वाली, सर्विस सेक्टर में डील करने वाली इन्फोसिस, और दूसरी है रिलायंस। तीसरी टाटा कंसल्टेंसी भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी पोजीशन रखती है।
हालांकि इनकी भी पोजीशन 64th पर इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी 66 पर है और रिलायंस 88th पोजीशन पर रैंक करती है पूरे वर्ल्ड की कंपनियों के बीच में। आप सोच सकते हैं जिस हम ग्रोथ और जिस कंपनी ग्रोथ की बात भारत में कर रहे हैं उसकी विश्व में क्या स्थिति है। पीने योग्य पानी की बात करते हैं। पीने योग्य पानी की गुणवत्ता में भारत 122 देशों के सर्वे में या ग्रुप में 120वें स्थान पर रैंक करता है। ये पीने योग्य पानी की गुणवत्ता यानी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की मैं की बात कर रहा हूँ। अब अगर इसमें वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें यानी पानी की उपलब्धता की बात करें तो भारत 133वें स्थान में है। यह बात पर पर्सन पर ईयर की मैं कर रहा हूँ। डेटा को मैं क्लियर इसलिए करता चल रहा हूँ ताकि कहीं ये लगे ना कि ये डेटा हमारा है। ज़्यादातर डेटा सरकारी एजेंसियों से और इंटरनेशनल एजेंसियों की साइट से लिया गया है। इसमें भी अगर हम शुद्धता में जाएंगे, पानी की बात करें तो 75% हाउस होल्ड में यह उपलब्ध नहीं है, यानी पीने का शुद्ध पानी 75% घरों में हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। और अवेलेबिलिटी की बात करें तो 2030 में हम 40% आबादी को 40% ऑफ पॉपुलेशन को हम ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे या उन्हें उपलब्ध करवाने में हम मुसीबतों का सामना करेंगे। ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की बात करें, ह्यूमन राइट्स की रैंकिंग की बात करें तो भारत 122वें स्थान पर रैंक करता है। ये रिपोर्ट 2022 की है। इंडिया पर कैपिटा इनकम की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है तो ये 98,374 पर ईयर के आसपास बैठती है। अगर इसके आधार पर इंडिया की वर्ल्ड में रैंकिंग देखें तो इंडिया की इस आधार पर रैंकिंग 143वीं पोजीशन पर बैठती है 195 देशों की सूची में। अब बात करते हैं जीडीपी की। तो अगर जीडीपी की बात करें तो इंडिया 3.732 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था आज हो गया है। अब अगर इसके रेशियो को पर कैपिटा से कंपेयर करें तो कहानी कुछ अलग ही बयां करती है। यानी आप देख ही सकते हैं कि भारत में जो विकास हो रहा है उसमें एक असमानता देखी जा रही है। ज़्यादातर रिसोर्सेस में, ज़्यादातर देश के संसाधनों पर कुछ विशेष कंपनियों का, कुछ विशेष लोगों का नियंत्रण इस रिपोर्ट के आधार पर समझ में आता है, जो कि सारे कुछ शिक्षा के ताने बाने की कमी की वजह से होता है। तो आइए लगे हाथ शिक्षा के पर भी डाल लेते हैं। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत
ना के बराबर हमारी यूनिवर्सिटी विश्व की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में, विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कहीं कोई स्थान बना पा रही है। लिटरेसी की बात करें तो भारत 77.70 की लिटरेसी के साथ विश्व रैंकिंग में 94 स्थान पर रैंकिंग करता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि अभी हमें कितना लंबा फासला तय करना है। निश्चित रूप में भारत ने इन सालों में बहुत कुछ अचीव किया है, मगर उतनी ही तेजी से अब भारत को बहुत कुछ अचीव करने की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। नहीं तो शायद हम विश्व परिदृश्य में कहीं पिछड़ जाएंगे और केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं, केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, हमें विश्व के ह्यूमन इंडेक्स में भी एक विशेष मुकाम बनाना होगा, क्योंकि अगर वह नहीं बना पाए तब फिर ये भी सब नाकाफी ही होगा। हमारा हमें इन सभी मुद्दों पर गौर कर कर योजनाबद्ध तरीके से चलना होगा, तो निश्चित ही हम सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। मगर किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले उसे मानना पड़ता है कि वास्तव में ये बीमारी है। तो पहले तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सारी समस्याएं हमारे देश में हैं, तभी हम इसके सुधार की ओर आगे बढ़ सकेंगे। हमें अब बिना समय गंवाए आगे की ओर बढ़ना चाहिए और इन सारे चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करते हुए हमें अब विश्व पटल पर टॉप पर आना चाहिए। मगर मैं फिर कहता हूँ कि सभी इंडेक्सों के साथ।